तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी यानी संविधान की एक और शानदार क्लास में। देखिए, आज की इस क्लास में हम अपने संविधान के भाग 3 के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने संविधान को ऐतिहासिक विकास को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। भाग 1 भाग 2 के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने संविधान का भाग 3, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार इन द सेंस आप कह सकते हैं हमारे मूल अधिकार यानी व्यक्ति के मूल अधिकार, जो कि भाग 3 में बताए गए हैं। मूल अधिकारों से संबंधित हमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमें डिस्कस करना होगा बहुत ही शानदार तरीके से। अब चूंकि ये व्यक्ति के मूल अधिकार हैं यानी हमारे तुम्हारे मूल अधिकार हैं, तो हमें कितने अच्छे से समझने चाहिए, कितने अच्छे से इनके ऊपर समझ होनी चाहिए, ये आप समझ सकते हो, है ना। तो आप मेरी बातों को पहले फोकस के साथ सुनना, ध्यान के साथ सुनना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। क्योंकि ये मूल अधिकार हैं, हमारे तुम्हारे मूल अधिकार हैं, तो इनसे संबंधित हमें हर एक जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें इन मौलिक अधिकारों की, तो सबसे पहले प्रश्न आपके मन में ये आएगा और आना भी चाहिए कि मूल अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं, इनका सर्वप्रथम विकास कहाँ पर हुआ था। तो बात करें इन मौलिक अधिकारों के विकास की, तो इनका विकास हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ पर? सर्वप्रथम ब्रिटेन में इनका विकास हुआ था, ठीक है। अब मूल अधिकार क्या हैं? तो ये मूल अधिकार ना, ये जो हम तुम है ना, हम तुम्हें क्या कहा जाता है? व्यक्ति ही कहा जाता है। और ये व्यक्ति और राज्य के बीच एक सामंजस्य स्थापित करते हैं। अब यहाँ पर ये मत समझ लेना कि व्यक्ति में सिर्फ लड़के लड़कियाँ, पुरुष और औरत ही आते हैं। व्यक्तियों की जब मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि संविधान में व्यक्ति को क्या कहा गया है, व्यक्ति के अंतर्गत किस किस को समाहित किया गया है, तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं और राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि करते हैं। ये इसकी छोटी सी आप डेफिनेशन समझ सकते हैं। जो हमारे मूल अधिकार हैं, ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार हैं, नागरिकों के दावे हैं। यानी कोई भी राज्य मूल अधिकारों को हनन नहीं कर सकता। इससे संबंधित कुछ बात हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, है ना। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ओके, प्रारंभ में देखिए, हमें सिर्फ अपने मौलिक अधिकारों से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे संविधान से, है ना। तो हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई हमारा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है कि लिखित एग्ज़ाम है, हमारा वन लाइनर अप्रोच का एग्ज़ाम है। तो हम उसी तरह से लेकिन डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये हमारे व्यक्ति के मूल अधिकार हैं यानी हमारे मूल अधिकार हैं, तो हमें इन्हें ध्यान से और अच्छे से समझना होगा। आपसे एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो मौलिक अधिकार हैं ये प्रारंभ में कितने थे? तो आपका आंसर होगा, प्रारंभ में ये 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे अपने संविधान में, ठीक है। मौलिक अधिकारों की मांग कहाँ कहाँ पर की गई है, तो ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में आप नेहरू समिति के बारे में जानेंगे, एनी बेसेंट के बारे में जानेंगे। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें मैंने आपको बताया था, लेकिन जब आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो वहाँ भी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान जाएंगे, ठीक है। तो प्रारंभ में ये 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। मौलिक अधिकारों को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। अब हम अपने भारत के संदर्भ में यानी अपने संविधान को पढ़ रहे हैं, तो हमें औरों से कोई मतलब ही नहीं है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो मूल अधिकार हैं, ये कहाँ से, किस देश के संविधान से प्रेरित हैं, कहाँ से लिए गए हैं? तो आपका आंसर होगा यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। यूएसए के संविधान में मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। बिल ऑफ राइट्स किसे कहते हैं? तो ये यूएसए के संविधान के पहले 10 संशोधन का एक संग्रह है। यूएसए संविधान के पहले 10 संशोधन का एक संग्रह है जिसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ से प्रेरित हैं। अच्छा, मौलिक अधिकारों की प्रथम मांग मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप इसे आधुनिक भारत के इतिहास में अच्छे से जानेंगे। मौलिक अधिकारों की प्रथम मांग 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, ठीक है। लेकिन प्रथम लिखित मांग 1928 में आपने
सुना होगा एक नेहरू समिति के बारे में। 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा लिखित मांग की गई थी, ठीक है, जिसे आप नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं। ओके, ये जो मूल अधिकार है ना, ये व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। ये मूल अधिकार हमें ये शक्ति देते हैं कि हम अपना नैतिक विकास कर सकते हैं, हमें अपना शारीरिक विकास करने की छूट या स्वतंत्रता है, मानसिक विकास करने की स्वतंत्रता है। यानी मानसिक विकास कैसे होगा? पढ़ लिख कर। नैतिक विकास कैसे होगा? समाज में सामंजस्य स्थापित करके। शारीरिक विकास कैसे होगा? अच्छा खान पान करके। तो सबकी स्वतंत्रता मिली है, ये मौलिक अधिकार इसीलिए व्यक्ति के मूल अधिकार हैं, ठीक है। अब ये सब आपने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लिया है ना। अब मौलिक अधिकारों की एक और डेफिनेशन समझ लीजिए। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अब नागरिकों को क्यों प्रदान किए गए हैं? उनके विकास के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, ठीक है। और सामान्यतः व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यानी अभी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था ना कि राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, यानी कोई भी राज्य व्यक्ति के मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसमें उन्हें हनन नहीं कर सकता, ठीक है। यानी अब हम बात करें तो भाग तीन अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। अभी मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था ना। अब आइए एक एक से हम इन आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से समझते जाएंगे, है ना। देखिए, बात करें आर्टिकल 12 की। सबसे पहले हमें आर्टिकल 12 समझना होगा, जो कि बताता है राज्य की परिभाषा के बारे में कि राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, किसे आप राज्य कहते हैं, है ना। राज्य किसे कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए ना। राज्य का मतलब सिर्फ यूपी, बिहार, एमपी, मध्य प्रदेश इससे नहीं है। अब यहाँ पर आप समझोगे कि राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य के अंतर्गत किन किन को इंक्लूड किया गया है। तो राज्य में कौन कौन शामिल हैं? पहले तो भारत सरकार एवं संसद। भारत सरकार को भी राज्य कहा जाता है, संसद को भी राज्य कहा जा सकता है, क्योंकि ये राज्य के परिभाषा सिर्फ आप ये मत समझ लेना कि अपना उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो राज्य के अंतर्गत शामिल किए गए हैं हमारी भारत सरकार को, हमारी संसद को, हमारी जो राज्य सरकार हैं इन्हें भी राज्य की अंतर्गत शामिल किया गया है। हमारी जो विधानमंडल है, उत्तर प्रदेश की विधानमंडल, ठीक है। स्थानीय प्राधिकारी जो होते हैं, जैसे पंचायत हुई, नगर पालिका हुई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुए, ये भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ही आते हैं। अन्य कोई भी प्राधिकारी जिन्हें कानून के तहत, संविधान के तहत नियुक्त किया गया है, यानी कोई भी ऐसा प्राधिकारी जिन्हें कानून के तहत और संविधान के द्वारा नियुक्त किया गया है, उन सभी को राज्य की परिभाषा यानी राज्य में शामिल किया गया है, ठीक है। इस बात से आप समझ गए होंगे। जो भी देखो, विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारियों के अंतर्गत निम्नलिखित राज्य हैं, यानी राज्य में किस किन को शामिल किया गया है यहाँ पर भी आप समझ लीजिए। जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उन्हें भी राज्य को समाहित किया गया है, और ये प्रश्न पूछा गया था 1993 के यूपीपीसीएस में। 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें पूछा गया था कि निम्न में से किसको राज्य में शामिल किया गया है। तो या तो आपको या तो एक ऑप्शन करेक्ट देगा, या तो भारत सरकार दे देगा, या संसद दे देगा, या फिर इन दोनों को दे देगा तो ऑप्शन देगा ए और बी दोनों। इस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं, ओके। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। भारत पेट्रोलियम निगम जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है। यानी इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, यानी जिस भी व्यक्ति या किसी की भी नियुक्ति संविधान और कानून के द्वारा की जाती है, वो सब राज्य की परिभाषा में शामिल होती हैं। बस आप इतना समझ लीजिए। ये तो अब आर्टिकल 12 के बारे में। अब हम आर्टिकल 13 को समझते हैं। देखिए, बात करें आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 जो कि बताता है मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों का शून्य होना या उनका निरस्त होना। अच्छा, जो आर्टिकल 13 है ना, इनसे संबंधित एक बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न इस टाइप से पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद को मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है।
तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 13 को। अनुच्छेद 13 को ही मौलिक अधिकारों का कवच कहा जाता है। अनुच्छेद 13 ही ये डिसाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी माना जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 13 के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट को हमारे मूल अधिकार हैं, व्यक्ति के मूल अधिकार हैं, उनका सजग प्रहरी माना जाता है। यानी कोई भी राज्य व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता है, कमी करता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों के लिए। ठीक है, लड़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल अधिकारों के लिए। ये आर्टिकल 13 बताता है। आर्टिकल 13 ही इसी से संबंधित है अधित्याग का सिद्धांत। आर्टिकल 13 के बारे में देखिए, आर्टिकल 13 इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 अधित्याग का सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद 13 में ही आप समझेंगे कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 2 बताता है मूल अधिकारों से असंगत ऐसी विधियां जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की गई हैं। ठीक है, इन्हें कहा जाता है संविधानेतर विधियां। देखिए, मूल अधिकारों से असंगत कौन सी भी विधियां प्रारंभ से ही शून्य होती हैं। मूल अधिकारों से असंगत कौन सी विधियां प्रारंभ से ही शून्य होती हैं, तो उन्हें कहते हैं संविधानेतर विधियां। यानी संविधान से पहले जो बनाई गई विधियां हैं, अगर वो अब आकर हमारे मूल अधिकारों में कोई भी कमी करती हैं, तो उन्हें कहा जाता है संविधानेतर विधियां। बस आप इतना समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी माना जाता है। यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं और यहीं से पूछे जाएंगे। ओके, अधित्याग का सिद्धांत आर्टिकल 13 से ही संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुच्छेद 13 से संबंधित एक दो पॉइंट और समझ लीजिए, क्योंकि अनुच्छेद 13 बहुत ही बड़ा अनुच्छेद है और बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत कही गई हैं, लेकिन यहाँ तो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अनुच्छेद 13 से संबंधित बहुत से ऐसे केस आए हैं, बहुत से वाद आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपने सुना होगा एक केस भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश वाला। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाला। ठीक है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य वाला। ये कुछ केस आए थे और इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण केस निकल के सामने आया था सुप्रीम कोर्ट में। एक प्रश्न आया था एक केस के थ्रू, और वो केस कौन सा था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस बाद में ये जो केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, इस केस में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि संवैधानिक संशोधन, जो संवैधानिक संशोधन होता है ना 368 के अनुसार, अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं है। यानी यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन राज्य मूल अधिकारों को हनन कर सके ऐसी शक्ति नहीं दी गई है राज्य को। लेकिन संशोधन मूल अधिकारों में कमी जरूर कर सकती है, यानी संशोधन जरूर कर सकती है। ओके, लेकिन उसके मूलभूत ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती। मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूलभूत ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती। तो ये बात है आर्टिकल 13 से संबंधित। आइए अब हम अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं कि कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं व्यक्ति को। ठीक है, देखिए, बात करें अपने मौलिक अधिकारों की। अपने संविधान में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे व्यक्तियों को। अब इन 7 मौलिक अधिकारों में से सिर्फ 6 मौलिक अधिकार ही अब व्यक्ति को दिए गए हैं। और वो मौलिक अधिकार, पहला तो समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार है। दूसरा आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। और भी आपको कुछ प्रमुख अधिकार दिए गए हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम समानता के अधिकार को डिस्कस करते हैं आज की इस क्लास में। समानता यानी समता का अधिकार भी कहा जाता है। इससे संबंधित हमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक डिस्कस करना होगा, समझना होगा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, बात करें आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 बताता है विधि या कानून के तहत समता।
विधि के तहत या कानून के तहत जो क्षमता है व्यक्ति की, जो व्यक्तियों में समानता है, इसके बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद भी आपको देखने को मिल जाता है आर्टिकल 361 के तहत। आर्टिकल 361 बताता है राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पद पर हो, वो उसी व्यक्ति के समान है जो किसी पद पर नहीं है। यानी हमारे तुम्हारे समान है। जैसे जो कानून हम पर इम्प्लीमेंट होगा, हम पर लागू होगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर वो सभी व्यक्तियों पर लागू होगा, सभी व्यक्तियों पर, चाहे फिर वो किसी भी पोस्ट पर हो, वो दरोगा हो, वो आईएएस हो, वो आईपीएस हो, वो कोई भी हो, ठीक है, वो कांस्टेबल हो, उन सभी पर कानून के तहत सभी को समान बताया गया है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर। ओके, आई होप आप मेरी बातों को कनेक्ट कर रहे होंगे, है ना। देखिए आर्टिकल 14 में एक व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यक्ति शब्द का प्रयोग, कोई भी व्यक्ति विधि या कानून के तहत समान होगा, ये बताता है आर्टिकल 14। लेकिन यहाँ पर अपवाद दिया गया है आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक विशेष संरक्षण के द्वारा, ठीक है। इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती जब ये अपने पद पर धारण होती हैं, लेकिन यहाँ कार्रवाई की जा सकती है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, कांस्टेबल हो, दरोगा हो, ठीक है, इंस्पेक्टर हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, ठीक है, सभी पर समान विधि लगेगी, समान कानून लागू होगा। ओके, व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 14 नागरिकों, अनागरिकों एवं विधिक व्यक्तियों, आपसे कह सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ये जो मौलिक अधिकार हैं ये व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि व्यक्ति के अंतर्गत किस किस को रखा गया है। तो व्यक्ति के अंतर्गत आप हमारे जो हम नागरिक हैं वो आते हैं, कोई अनागरिक हैं, मतलब अनागरिक का मतलब ये है कि कोई विदेशी राज्य का कोई व्यक्ति है, जो विधि द्वारा बनाए गए व्यक्ति हैं, जैसे विधि द्वारा यानी संविधान द्वारा कोई व्यक्तियों का नियुक्ति होती है तो वो व्यक्ति, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर बात कर रहा हूँ मैं। ओके, कोई भी कंपनी, कोई भी निगम या व्यक्तियों का समूह, ये सभी जो मैंने कंपनी बोला है ना, कंपनी शब्द, ये भी व्यक्ति के अंतर्गत ही समाहित हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 में ये बताया गया है, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ओके, आर्टिकल 14 एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत बताता है। इससे संबंधित आपने एक केस सुना होगा। वैसे ये केस ज़्यादातर विधि, जब हम अपना जो मूल विधि है ना उसे पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, तो वहाँ पर बताए जाते हैं। यहाँ पर बस समझ लीजिए, एक केस आया था मिनर्वा मिल्स बना भारत सन 1980 में। इसमें अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। एक प्रश्न पूछा गया था आर्टिकल 14 से कि आर्टिकल 14 वर्ग विभेद का निषेध करता है किंतु वर्गीकरण की अनुमति देता है। आर्टिकल 14 वर्ग विभेद, ध्यान से सुनना, वर्ग विभेद का निषेध करता है। क्या करता है? निषेध करता है। लेकिन बट वर्गीकरण, क्या? वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण की क्या देता है? ये अनुमति देता है। ये प्रश्न पूछा गया था। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब समझ लीजिए आर्टिकल 15 के बारे में, और आज की क्लास को हम आर्टिकल 15 पर ही समाप्त करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 15 जो कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ भेद नहीं कर सकता। कोई भी किसी के भी साथ धर्म के आधार पर भेद नहीं कर सकता कि तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, ठीक है, तू सिख है, तू ईसाई है। इसके आधार पर कोई भी भेद नहीं कर सकता। जाति, यानी ये तो जाति होगी ना, जातियों के आधार पर भी भेद नहीं कर सकता। धर्म के आधार पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि
कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं जो मेरे अंदर जो मेरे जैसे विचार होंगे, मैं या तो ईसाई धर्म को मानूँ, उसमें आस्था रखूँ, या मुस्लिम धर्म में आस्था रखूँ। तो कोई जो मुस्लिम है वो मुस्लिम धर्म में आस्था रखेगा, मैं हिंदू हूँ हिंदू धर्म में आस्था रखूँगा, ईसाई है वो ईसाई धर्म में आस्था रखेगा, सिख है वो सिख धर्म में आस्था रखेगा। तो इनके आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव नहीं किया जा सकता, ना ही जाति के आधार पर किया जा सकता। जैसे मैं कुशवाहा हूँ, आप कोई राजपूत, कोई ठाकुर, ठीक है, कोई वाल्मीकि, इनके आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई भेदभाव करता है तो सीधे जाकर जाओ, रिपोर्ट करो और उसे सही रास्ते पर ले आओ, ठीक है। कोई भी कहीं भी किसी भी स्थान पर आपके साथ धर्म, जाति या आपके मूल वंश या आपके लिंग, ठीक है, लड़का लड़की, और जो ट्रांसजेंडर होते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता इनके साथ। जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे आप अच्छे घर में पैदा हुए हो, ठीक है, चाहे आप निम्न कुल में पैदा हुए या आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, इसके स्थान पर भी आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। इन सभी पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 15। ओके, आर्टिकल 15 का 3 कहता है कि राज्य, जो राज्य है ना, ये महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 के तहत। आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 है, ये कहता है कि राज्य, जो राज्य है ना, ये अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए भी विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। तो ये रहे आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 का क्लॉज 3, क्लॉज 4, ठीक है। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल 16 से आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आई होप मैंने अपना 100% दिया है आपको समझाने के लिए, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।